गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है, तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 8 अक्टूबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 8 अक्टूबर को 1871 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट लागू किया था, जिसके तहत 160 स्थानीय समुदायों को अपराधी जाति घोषित कर दिया गया था। 160 जातियों को। सन 1901 में अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन का नाम एग्जीक्यूटिव मेंशन से बदलकर व्हाइट हाउस कर दिया था। तो यहाँ पे हमको एक और काम की चीज क्या मिल गई भाई, कि सन 2001 में ही राष्ट्रपति भवन जो है अमेरिका का, उसको व्हाइट हाउस बोला जाने लगा था सन 2001 के बाद से 12 अक्टूबर को। सन 1928 में पहली बार अमेरिका के बोस्टन में चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक बच्ची के लिए आयरन लंग नाम की मशीन का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार हॉस्पिटल में मशीन का यूज किया गया था। सन 1964 में विश्व में पहली बार सोवियत संघ ने आज ही के दिन बिना स्पेस सूट पहनाए अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा था। सन 1999 में पाकिस्तान की फौजी जनरल परवेज मुशर्रफ ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपदस्थ कर देश की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। तो 12 अक्टूबर के दिन परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को अपदस्थ करके उनकी जो जगह थी, प्रधानमंत्री की जो जगह थी, वो खुद ले ली थी और कई सालों तक वहां पर जनरल प्रमुख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों कल के दिन संडे था। संडे को हमारी क्लास रेगुलर तो रहती नहीं है, इसलिए हम कल के बारे में भी जान लेंगे कि कल क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 11 अक्टूबर के दिन सन 1902 में दिग्गज समाजवादी नेता लोकनायक जिनको बोला जाता था, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे नेता थे, समाजवादी नेता थे, और इनका बहुत बड़ा एक ग्रेविटी थी। लोग इनके भाषण सुनने के लिए खिंचे चले जाते थे। तो इनका जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। सन 1916 में समाज सेवी चंडिका अमृता राव देशमुख जी का जन्म हुआ था। सन 1942 में महानायक अमिताभ बच्चन जी का जन्म हुआ था। सन 1987 में भारत की शांति सेना ने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन की शुरुआत की। यह अभियान लिट्टे का कब्जा खत्म कर जाफना को मुक्त कराने के लिए छेड़ा गया था। तो यहाँ पर श्रीलंका में लिट्टे का कब्जा था जाफना पर, उसको पूरी तरह से मुक्त कराना था, एलटीटी जिसको भी बोला जाता है। तो ये एक ऑपरेशन छेड़ा गया था पवन नाम का, भारत सरकार के द्वारा शांति सेना से श्रीलंका को मुक्त कराने के लिए 1887 में। सन 2008 को बेल्जियम के एक नेत्रहीन ड्राइवर ने धरती पर सबसे तेज गति से गाड़ी चलाने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों अब हम वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्विज की तरफ। क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 10 जनवरी, 12 मार्च, 8 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको आने वाले समय में नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारी रेगुलर क्लास चल रही है, हम डेली करंट अफेयर्स के कुछ क्विज करते हैं और आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या रहने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर है 8 अक्टूबर। देश में हर साल 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस के मौके पर शानदार परेड और भव्य एयर शो का आयोजन किया जाता है। 8 अक्टूबर सन 1932 को वायुसेना की स्थापना की गई थी। चलिए हमको काम की चीज क्या मिल गई, भारत में वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? 8 अक्टूबर सन 1932 में की गई थी, आजादी के पहले। इसलिए हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। देश के स्वतंत्र होने से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF कहा जाता था। चलिए एक और हमको यहाँ पे काम की चीज क्या मिल गई, कि भारत के आजादी के पहले भारतीय वायुसेना को क्या बोला जाता था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था। आजादी के बाद सर थॉमसन W एल्महर्स्ट ने
एल्महर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ बनाया एयर मार्शल बनाया गया था, पहला एयर चीफ मार्शल बनाया गया था थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को। चलिए, इस क्वेश्चन से हमको तीन चीजें मिल गई। एक तो ये कि 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। दूसरा ये कि 1932 में इसकी स्थापना की गई थी आजादी से पहले। और यहाँ पर एक और चीज मिल गई यहाँ पे कि इसको भारतीय वायुसेना को आजादी से पहले किस नाम से पुकारा जाता था? इंडियन एयरफोर्स, सॉरी, रॉयल इंडियन एयरफोर्स बोला जाता था। और सबसे पहले वायुसेना के प्रमुख जो थे, चीफ एयर मार्शल बनाए गए थे कौन? थॉमस डब्ल्यू एल्महर्स्ट को बनाया गया था। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया? ऑप्शन है आपके पास बबीता फोगाट, गीता फोगाट, रितु फोगाट या फिर प्रियंका फोगाट। एक ही परिवार के तीनों यहाँ पे ऑप्शन में लिखे हुए हैं। आपको बताना है कि यहाँ पर कौन से भारतीय पहलवान ने हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग में उप निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, इसका आंसर जो आप मुझे कमेंट में करिए क्या रहने वाला है। चलिए, इसका आंसर है बबीता फोगाट। भारतीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने हाल ही में हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग में उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। बबीता फोगाट प्रख्यात कुश्ती कोच महावीर फोगाट की बेटी हैं। फोगाट परिवार हिंदी फिल्म दंगल की सफलता के बाद देश के घर घर में मशहूर हो गया, जो फोगाट बहनों के जीवन पर आधारित है। बबीता फोगाट राष्ट्रमंडल खेलों में एक स्वर्ण सहित 3 पदक जीत चुकी हैं। उन्होंने सन 2018 में गोल्ड कोस्ट में खेले गए 53 किलो महिला कुश्ती स्पर्धा में सिल्वर मेडल अपने नाम पे किया। उन्होंने इससे पहले वर्ष 2014 में ग्लासगो में आयोजित खेलों में स्वर्ण जीता था, जबकि 2010 में दिल्ली में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में अपना रजत पदक जीता था। तो यहाँ पर इन्होंने बबीता फोगाट जी ने हरियाणा के खेल एवं युवा विभाग के उप निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। कारण अज्ञात है, परंतु इन्होंने यहाँ पे इस्तीफा दे दिया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितने फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दे दी है? ऑप्शन है आपके पास 20%, 50%, 70% या फिर 40%। चलिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से कितनी फीसदी जनता के साथ सिनेमा घर खोलने की इजाजत दी है? धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया हमारे देश में चल रही है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। स्कूल्स के बारे में, कॉलेज के बारे में, कोचिंग के बारे में भी गाइडलाइन आ चुकी है और यहाँ पर अब सिनेमा घरों के बारे में भी गाइडलाइन आई है कि 15 अक्टूबर से सिनेमा घर जो है वो खुलने वाले हैं, परंतु कितने परसेंट से खुलने वाले हैं, कितनी फीसदी जनता के साथ खुलने वाले हैं, आपको इसका आंसर का जवाब देना है। चलिए, इसका आंसर है 50%, 50%। केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से देश में सिनेमा हॉल्स, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी है। मतलब यहाँ पर 50% रहने वाली है जनता और फिलहाल आधी सीट ही बुक हो पाएंगी, क्योंकि मास्क पहनना और दर्शकों के बीच में 1 सीट की दूरी रखना अनिवार्य होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल ही में सिनेमा घरों के लिए नियमों की घोषणा की। उनके अनुसार फिल्म शुरू होने से पहले दर्शकों को कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाने वाले 1 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म भी दिखानी होगी। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने कुछ गाइडलाइन दी हैं कि भाई सभी को सिनेमा हॉल के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको मास्क पहनना तो कंपलसरी है। दूसरी चीज, 1 सीट छोड़कर आपको बैठना पड़ेगा। ये जो सिनेमा घर वाले अथॉरिटी है वो ये तय करेगी। और साथ ही साथ में फिल्म शुरू होने के पहले 1 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म दिखाई जाएगी, जिसमें कोरोना से बचाव के बारे में जागरूकता फैलाना मेन उद्देश्य होगा। यूजीसी ने हाल ही में कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया? चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम सभी स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया गया है हाल ही में यूजीसी ने। ऑप्शन है आपके पास 28, 30, 24 या फिर 35। चलिए, इसका आंसर दीजिएगा उनमें क्या रहने वाला है। कितने विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया गया है? चलिए, आंसर है 24, 24। यूजीसी ने हाल ही में देश के 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित कर दिया। आयोग की सूची के अनुसार इसमें सबसे ज्यादा संस्थान उत्तर प्रदेश और दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है। यूजीसी की इस नई
यूजीसी की इस फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल 8 संस्थान अकेले उत्तर प्रदेश में हैं। वहीं राजधानी दिल्ली में ऐसे 7 और उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल में 2-2 संस्थान हैं। इसके अलावा कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में एक एक फर्जी विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पे 24 विश्वविद्यालय हैं जिनको फर्जी घोषित कर दिया यूजीसी ने। हाल ही में अमेरिका के किस मशहूर सिंगर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। कौन से ऐसे मशहूर सिंगर हैं जिनका 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है आपके पास जॉनी नैश, टाटा यंग, आर केली या फिर टेलर स्विफ्ट। दोस्तों आपसे फिर से मेरा निवेदन है, अगर आप इस वीडियो में नए हैं, आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसका आंसर क्या रहने वाला है? जॉनी नैश। अमेरिका के मशहूर गायक जॉनी नैश का निधन हो गया। जॉनी की उम्र 80 वर्ष की थी। उन्होंने अपने बेहतरीन गानों से लोगों के दिलों को अलग अलग जगह बना ली थी। जॉनी 1950 से लेकर 1986 तक काफ़ी सक्रिय रहे। 36 साल की कैरियर में जॉनी ने कई यादगार गानों में अपनी आवाज़ दी और कई खिताब भी अपने नाम पर किए। जॉनी ने अपना करियर का आखिरी गाना साल 1986 में गाया था। तो ये अमेरिका के मशहूर सिंगर थे, इसलिए हमको इनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। हमको सिर्फ इतना ही है कि एक मशहूर सिंगर थे जो कि 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई, जॉनी नैश। केंद्र सरकार ने हाल ही में किससे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, कमेंट में क्या रहने वाला है। ऑप्शन है राहुल सचदेवा, अमिताभ चौधरी, हसमुख अधिया या फिर एम राजेश्वर राव। केंद्र सरकार ने हाल ही में किससे आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? चलिए भाई आंसर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए इसका आंसर है एम राजेश्वर राव। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कार्यकारी निदेशक एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। राव आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के तौर पर एन एस विश्वनाथन की जगह लेंगे। राजेश्वर राव साल 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे। तब से विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने साल 2016 में रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। वर्तमान में वह आरबीआई के अतिरिक्त ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन, अंतर्राष्ट्रीय एवं सचिव विभागों के प्रभारी भी हैं। तो यहाँ पे हमको काम की चीजें क्या क्या मिल गई कि भाई एम राजेश्वर राव जी को आरबीआई का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, इनको डिप्टी गवर्नर में नियुक्त किया गया है। ये 1984 में रिजर्व बैंक से जुड़े थे और अभी तक कई पदों पर ये अपनी सेवाएं दे चुके हैं। 2016 में इन्होंने कार्यकारी निदेशक के पद को संभाला था और साथ ही साथ में ये अब वर्तमान में अतिरिक्त ऋण प्रबंधन, वित्तीय बाजारों के संचालन, अंतर्राष्ट्रीय और सचिव विभागों के प्रभारी भी हैं। तो यहाँ पर उनको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है एम राजेश्वर राव जी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर दीजिए, कमेंट में क्या रहने वाला है। ऑप्शन है आपके पास अर्जुन सचदेवा, शशांक भिड़े, नरेंद्र जाधव या फिर रघुराम राजन। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आशिमा गोयल, जयंत वर्मा और किसको एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर है शशांक भिड़े। केंद्र सरकार ने 3 प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों आशिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े को एमपीसी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नए सदस्य चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया की जगह लेंगे। तो यहाँ पे पुराने कौन थे हमारे? चेतन घाटे, पामी दुआ और रविंद्र ढोलकिया। उन्हें 19 सितंबर 2016 को 4 साल के लिए पैनल में नियुक्त किया गया था। शशांक भिड़े ने लोअर स्टेट यूनिवर्सिटी से कृषि अर्थशास्त्र में पीएचडी की है। मौजूदा समय में वरिष्ठ सलाहकार नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च में भी ये है। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू
को कितने साल के लिए केंद्रीय पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए। अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस के बारे में पता ही रहना चाहिए, और हालांकि मैं आपको सारे फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर कराता हूं, आप इसलिए निश्चिंत रहिए। बस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और सब्सक्राइब करिए, और अगर आप लगातार इन वीडियो को देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को क्लिक करिए, जिससे आपको लगातार वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को कितने साल के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन से एक नई चीज मिल गई हमको कि जे वेंकटरमू इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक हैं। बस हमको ये देखना है कि कितने सालों के लिए। ऑप्शन है आपके पास 1 साल, 5 साल, 3 साल या फिर 2 साल। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए, कितने सालों के लिए इनको नियुक्त किया गया है प्रबंध निदेशक, एमडी और सीईओ के पद पर। चलिए इसका आंसर रहने वाला है 3 साल। केंद्र सरकार ने जे वेंकटरमू को 3 साल के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के प्रबंध निदेशक, एमडी और मुख्य कार्यकारी निदेशक, सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। वेंकटरामू के पास भुगतान, मोबाइल बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग उत्पादों जैसे बैंकिंग सेवाओं में 22 वर्षों का कार्य अनुभव है। उन्होंने डिजिटल वित्तीय परियोजना का प्रबंधन भी किया है। हाल ही में किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? सभी लोग, सारे देश लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर एक नई चीज मैं बता रहा हूं आपको, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है नेपाल, चीन, भारत या फिर रूस। चलिए इसका आंसर है रूस। अभी कुछ दिन पहले ही हमने, भारत ने भी एक हाइपरसोनिक सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, ब्रह्मोस का किया था। फिर उसके बाद फिर एक और मिसाइल का हमने किया था यहाँ पे परीक्षण। तो हम यहाँ पर लगातार मिसाइलों का परीक्षण करे जा रहे हैं। शौर्य मिसाइल का सब परीक्षण किया था, और अब यहाँ पर रूस ने भी मिसाइल का एक परीक्षण किया, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं। रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण बैरेट सागर में किया गया था। इस मिसाइल ने ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज्यादा स्पीड से 450 किलोमीटर की दूरी तय की और अपने नकली लक्ष्य को तबाह कर दिया। जो उन्होंने लक्ष्य बना के रखा था, वर्चुअल नकली बना के रखा था कि भाई हम इसको टेस्ट करना है, इसके ऊपर डेमो के लिए, रूस ने इस परीक्षण में ऐसे समय पर किया जब उनका अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो देशों के साथ तनाव चल रहा है। इस हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 450 किलोमीटर रही। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते एमओसी पर हस्ताक्षर किए हैं? चलिए इसका आंसर आप मुझे दीजिए, किस केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच में साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओसी साइन किए? ऑप्शन है आपके पास जापान, चीन, पाकिस्तान या फिर भूटान। दोस्तों इसका आंसर आप जो आप जानते हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में दीजिए, क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और जापान के बीच सुरक्षा, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग को लेकर समझौते एमओसी पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी। बयान में यह कहा गया कि समझौता आपसी हित से जुड़े क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगा। इसमें अन्य बातों के साथ साइबर स्पेस के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, साइबर सुरक्षा, खतरों, घटनाओं और दुर्भावनाओं, साइबर गतिविधियों के बारे में जानकारी साझा करने के साथ साथ उनका मुकाबला करने हेतु बेहतर परिपाटी को साझा किया जाएगा। समझौते के तहत भारत और जापान सूचना संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी बुनियादी ढांचे के तहत समक्ष साइबर खतरों को कम करने को लेकर व्यवहारिक सहयोग के लिए संयुक्त तंत्र पर विकास करेंगे। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि भाई सुरक्षा को लेकर, साइबर सुरक्षा को लेकर भारत और जापान दोनों मिलकर इसके ऊपर काम करने वाले हैं, और किसी प्रकार का की कोई जो जो साइबर सुरक्षा, साइबर अटैक होता है उसको ना हो पाए, उसके लिए हमको अपना तंत्र मजबूत करना है दोनों कंट्रीज के लिए। चलिए आगे बात करेंगे। तो ये तो हो गया भाई आज का हमारा करंट अफेयर्स के क्विज। अब हम कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं जो कि न्यूज़पेपर से मैंने लिए हैं, और इन्हीं से ही हमारे जो करंट अफेयर्स के क्विज हैं वो तैयार होते हैं। चलिए,
उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने बढ़ाया अपना धन आवंटन। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि उत्तर पूर्वी भारत में सड़क निर्माण के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने अपना धन आवंटन, अपना जो उनका जो बजट था वो बढ़ाया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान SARDP-NE उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यों के लिए धन का आवंटन बढ़ाया है। सरकार द्वारा संशोधित इस आवंटन के तहत परियोजनाओं के लिए मूल रूप से आवंटित राशि को लगभग दोगुना कर दिया गया। SARDP-NE के तहत भारत सरकार ने बुनियादी ढांचे के विकास के समर्थन करने के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सड़क विकास कार्यक्रम भी शुरू किया। चलिए नेक्स्ट है हमारा नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी एवं नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती और इफ्को ने किए MOU पर हस्ताक्षर। प्रसार भारती और इफ्को, भारतीय किसान उर्वरक सहायक लिमिटेड, चलिए इफ्को का फुल फॉर्म को यहाँ पे मिल गया, ने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए और प्रसारित करने के लिए एक समझौता, ओपन समझौता जो है MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अनुसार DD किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अभिनव एवं अलग अलग किस्म की तकनीकी का प्रसार करेगा। किसानों के लाभ के लिए कार्यक्रम श्रृंखला 30 मिनट की होगी और यह बहुत आसान भाषा में भी होगी। सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन ने केंद्र सरकार की इस पहल को एक ऐतिहासिक कदम बताया और जो किसानों के लिए बेहतरी भी मदद करेगा। तो भाई यहाँ पे ये जो काम अच्छा हुआ है कि भाई किसानों के लिए, जो हमारे अन्नदाता हैं, उनके लिए प्रसार भारती DD नेशन जिसको बोलते हैं, DD जो नेशनल चैनल्स हैं, वो क्या करेगी, किसानों के लिए कुछ वीडियो लेके आएगी या कुछ कार्यक्रम लेके आएगी जिसमें वो सिखाएंगे उनको कि क्या आप गलतियां कर रहे हैं, और उनसे संबंधित कृषि संबंधित जितनी भी जानकारियां होंगी वो साझा करेंगे किसानों के साथ में। क्योंकि क्या है कि हमको ये पता है कि हमारे देश के अधिकतर जो किसान जो हैं वो इतने सक्षम नहीं है कि वो बड़े बड़े मोबाइल उनके पास या फिर इंटरनेट वगैरह का यूज कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, टीवी हो गया और हमारा जो आकाशवाणी हो गया, ये क्या एक बेसिक है। अगर गरीब से गरीब अगर किसान है, अगर वो टीवी देख पा रहा है या फिर आकाशवाणी में कार्यक्रम सुन पा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि उनके पास जानकारियां पहुंच रही हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्रसार भारती और इफ्को ने मिलकर एक MOU साइन किया। उद्देश्य क्या रहने वाला है इसका? सरकार के इस कदम का उद्देश्य किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है, क्योंकि यह आवश्यक है कि नई कृषि तकनीकों और उनके कार्यान्वयन को किसानों को समझाया जाए। यह हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को द्वारा किए गए नवाचारों को पूरे देश में DD किसान के माध्यम से लगभग 25 एपिसोडों में तथा अन्य आसान भाषाओं में किसानों को दिखाया जाएगा। तो भाई यहाँ पे एक बहुत अच्छी एक और चीज है यहाँ पे कि बड़ी आसान भाषा में किसानों तक ये बातें पहुंचाई जाएंगी, जानकारियां पहुंचाई जाएंगी। 25 एपिसोड होने वाले हैं और आसान भाषा में बताने वाले हैं। डिजिटल माध्यम से प्रसारित होंगे कार्यक्रम। प्रसार भारती के CEO शशि शेखर वेम्पति ने इस पहल को गर्व का विषय बताया और उन्होंने यह बताया कि इस माध्यम से किसानों के साथ नई जानकारी को आसान भाषा में साझा किया जाएगा। वेम्पति ने आगे यह भी बताया कि कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से ही प्रसारित होंगे। डिजिटीकरण के माध्यम से युवा किसान भी सरकार के इस कदम को लाभान्वित हो सकेंगे। तो दोस्तों ये तो हो गया आज का हमारा करंट अफेयर्स। थैंक यू। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही है। थैंक यू।